फ्रेंड्स, वेलकम यू आवर चैनल टॉप टिप्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड की रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़े थे और इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की कुछ कंसेप्ट की कुछ प्रॉब्लम्स किन्हीं स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी थी, उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो वो जो प्रॉब्लम है, क्या कोई मशीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों हो सकती है? हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर किसी एक मशीन के बारे में पूछा जाए कि वो कब फाइनल गुड्स होती है और कब इंटरमीडिएट गुड्स होती है। तो आइए जान लेते हैं। एक मशीन, जैसे मान लिया मैंने फोटोस्टेट मशीन परचेज़ की और मैं एक शॉप में उस फोटोस्टेट मशीन से पेपर प्रिंट करके और बाज़ार में मार्केट में लोगों को सेल कर रहा हूँ, तब वो जो फोटो स्टेट मशीन होगी वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी, क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल के यूज़ में आ रही है। पर अगर वही फोटो स्टेट मशीन मैंने अपने घर में अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी है, तब वो मेरे इंडिविजुअल कंजप्शन के अकॉर्डिंग फाइनल गुड्स बन जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कोई एक मशीन जो है वो फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स दोनों ही कैसे हो सकती है। तो हम जानेंगे कि वो उसके यूज़ के अकॉर्डिंग फाइनल गुड्स बनेगी या इंटरमीडिएट गुड्स बनेगी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो फार्म हो चाहे हाउस होल्ड, अपने पर्सनल यूज़ में कंजप्शन में अगर उससे ले रहा है तो फाइनल गुड्स होगी, और अगर वो रीसेल करने के लिए फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ में ले रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। चलिए अगला कंसेप्ट देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स के स्टूडेंट डेप्रिसिएशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक्स में वही जो अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं वैसा ही यहाँ पर लिया जाता है। हम ये कहते हैं कि फिक्स कैपिटल जो असेट्स होती है, उन असेट्स में जो लॉसेस होते हैं या उनकी वैल्यू जो फॉल होती है, उसी को हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एक अगर फर्म एक मशीन परचेज़ करती है तो वो हर साल उस मशीन की प्राइस में जो वैल्यू उसकी फॉल होती चली जाएगी, वो वैल्यू जो है फॉल हो रही है, वो डेप्रिसिएशन होगा उसका। इसी के साथ अगर वो मशीन जब यूज़ करेगी और गुड्स एंड सर्विसेज बना के मार्केट में जब बेची जाएगी, तब भी वो जो वियर एंड टीयर जो मशीन में हो रहा है या एक्सीडेंटल डैमेजेस हो रहा है, वो भी डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है डेप्रिसिएशन की, वो बड़ी ईजी है। ये डेप्रिसिएशन जो है वो लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल असेट्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर, चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक्सीडेंटल डैमेज एक्सेट्रा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसको आल्सो हम जान सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज CFC, और कैपिटल कंजप्शन अलाउंस CCA, और रिप्लेसमेंट। डेप्रिसिएशन के दो कॉजेज़ यहाँ पे बनाए गए हैं जो फ्लो चार्ट में दिखाया जा रहा है। फर्स्ट कॉज है नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड एक्सीडेंटल डैमेज, जबकि दूसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशंस। और इसके भी दो पार्ट है। अगर कोई एक मशीनरी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से बहुत पुरानी हो जाती है तो वो डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर किसी कमोडिटी की डिमांड जो है वो चेंज हो जाए, लोग उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अब नहीं कर रहे हैं, तब हम उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करेंगे, तब वो डेप्रिसिएशन में काउंट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट मींस एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी। इट इज आल्सो टर्म एज कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन और क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। तो मान लेते हैं कि हम कोई फर्म जो है वो किसी एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनाती है, तो उसमें जो मशीनरी लगा रही है, जो बिल्डिंग बना रही है, लेबर को रख रही है, वो सारे का सारा जो है वो उसका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि दो तरह का इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री कर रही है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा और एक डे टू डे इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कोई भी इकोनॉमी में जो कैपिटल स्टॉक में एडिशंस होता है
उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। जितना भी कैपिटल स्टॉक इकोनॉमी में एडिशन होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और जहाँ पर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो नीचे चार्ट दिया है उसमें नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो ग्रोस आ जाता है, या फिर ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो नेट आ जाता है। इट मीन्स इसका एक सिंपल सा फार्मूला बना सकते हैं आप लिखिए नेट वैल्यू इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर आप लिख सकते हैं ग्रोस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। आई होप कि आप ये फार्मूले अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, जो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम, या फिर इसको हम फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफ़र पेमेंट भी कह सकते हैं। फैक्टर इनकम होती क्या है, उसका मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं। इट रेफर्स टू इनकम विच इज़ रिसीव्ड एज रिवॉर्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आपने जैसा मैं बार बार बताते चले आ रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, जहाँ पे हमने 4 फैक्टर्स हम लेते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन सबको जो रिटर्न मिल रहा है वो उनका रिवॉर्ड है। इट मीन्स जब किसी भी इकोनॉमी में कोई भी पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पर अगर वर्क करता है तो जो वो वर्क कर रहा है उसके बदले में उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो उसकी फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम कहलाती है। अगर कोई पर्सन बिना कुछ किए हुए कुछ अगर उसे पेमेंट मिलता है या वो किसी पेमेंट को रिसीव्ड करता है तो ट्रांसफ़र इनकम होता है। ऐसा पेमेंट कौन सा हो सकता है जो उसे बिना कुछ किए हुए मिलता है? जैसे हम बात करते हैं कि एक पर्सन 60 ईयर तक सर्विस करता है, गवर्नमेंट सर्विस में रहता है, 60 ईयर तक वो वर्क करता है, उसके बाद में उसको ओल्ड एज पेंशन मिलती है। तो जब वो वर्क करता है तब उसको सैलरी मिलती है जो उसकी फैक्टर इनकम होती है। पर जब वो रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद उसको ओल्ड एज पेंशन मिलती है, तो वो कुछ नहीं कर रहा होता, पर उसकी 60 ईयर की सर्विसेज के बदले में उसको लास्ट में रिवॉर्ड दिया जा रहा है जो बिना कुछ किए हुए मिल रहा है, वो उसकी ओल्ड एज पेंशन जो हुई वो ट्रांसफ़र इनकम हुई। इट मीन्स उसको जब ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है उसके बदले में उसको कुछ नहीं वो वर्क कर रहा है। इसी तरह से एक पर्सन अगर अनएम्प्लॉय है और उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाता है तब भी वो कुछ नहीं कर रहा है। इट मीन्स कोई भी पर्सन अगर सिंपल सी बात कोई गिफ्ट्स अगर ले रहा है या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प उसे मिल रही है तो ये सारे का सारा ट्रांसफ़र इनकम कहलाता है। तो मीनिंग देख लेते हैं ट्रांसफ़र इनकम का। इट रेफर्स टू द इनकम विच इज़ नॉट रिसीव्ड एज ए रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज, दे आर नॉट अर्न बट ओनली received. For example, gifts in cash, scholarship to students, unemployment allowances, old age pension, डोनेशन, फाइन्स, टैक्सेस एक्सेट्रा, ये सारे का सारा ट्रांसफ़र इनकम में इंक्लूड किया जाता है। दोबारा से जो टेबल बनी हुई है उससे हम दोबारा से देख लेते हैं। फैक्टर इनकम, बोनस रिसीव बाय एन एम्प्लॉय, salary received by an individual, rent received by an individual, dividend received by an individual, contribution to public प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, ये सारे का सारा फैक्टर इनकम को शो कर रहा है। इस तरह से अगर ट्रांसफ़र इनकम के बारे में देख रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बाय द गवर्नमेंट, बर्थडे गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम मदर, फाइनेंशियल हेल्प टू विक्टिम, स्कॉलरशिप बाय द गवर्नमेंट, ओल्ड एज पेंशन बाय द गवर्नमेंट, दिस ऑल आर ट्रांसफ़र इनकम। जो बिना कुछ किए हुए मिल रहा है उसे हम ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। जबकि अगर कोई भी पर्सन अगर कोई वर्क करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, तो उसके बदले में उसको फैक्टर इनकम रिसीव्ड होगी। तो यहाँ पर हम ये वीडियो में यहाँ तक ही देखेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे NFIA के बारे में और फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस और NIT के बारे में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।